हम लोग तैयारी कर रहे हैं, किसी की तैयारी कर रहे हैं? जीके जीएस की तैयारी कर रहे हैं? जीके जीएस की तैयारी कर रहे हैं? जीके जीएस में आज का जो हमारा टॉपिक है वो पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? पॉलिटिकल साइंस। तो टॉपिक का नाम हमारा साफ साफ यहाँ लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ? फेडरलिज्म। तो फेडरलिज्म का हिंदी में क्या होगा? संघवाद। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? संघवाद बोलते हैं। तो ये संघवाद है, संघवाद का ही हम लोग शुरू कर रहे हैं। तो ये थोड़ा लंबा चलेगा क्लास। तो ये तो हमारा कोचिंग का नाम है अभ्या क्लासेस। और इससे मत जाओ कि सीटेट लिखे हैं कि जेटेट लिखे हैं, चाहे सीबीएसई बोर्ड है, चाहे जो भी है ना। याद रखना ये तुम्हारा जेपीएससी में का टॉपिक है। किसका? जेपीएससी का। ये यूपीएससी का टॉपिक है। जितना भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम है सबका ये टॉपिक है ना। तो यहाँ पे ये सीबीएसई बोर्ड क्यों लिख दिए हैं? क्योंकि कोई भी टॉपिक जीके जीएस का ले लो तो उसका बेस क्या होता है? एनसीईआरटी ना होता है कि नहीं होता? एनसीईआरटी। तो एनसीईआरटी तो कहाँ पढ़ा जा रहा है? एनसीईआरटी हमारा सीबीएसई स्कूल में पढ़ाया जा रहा है। इसलिए यहाँ सीबीएसई का बोर्ड एग्जाम में भी ये वाला नोट्स क्या आएगा? काम आएगा। अच्छा, नोट्स का जो लेवल है, तो अभी लेवल हम लोग सिर्फ 10th क्लास का रखे हैं। क्या रखे हैं? 10th क्लास का। थोड़ा थोड़ा फिर धीरे धीरे क्या करेंगे? 12th तक में जाएंगे। यानी कि ये हमारा जो भी है ये किससे रिलेटेड होगा? या बेसिक से रिलेटेड होगा। बेसिक जैसे जैसे खत्म होते जाएंगे वैसे वैसे हम लोग किधर जाएंगे? एडवांस की तरफ में जाएंगे। तो हम लोग शुरू करते हैं। तो शुरू करते हैं तो पहले देखो, स्टार्ट में आ रहे हैं हमारा। जैसे क्या क्या तुमको ये सब चैप्टर पढ़ोगे तो पता चल जाएगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट क्या है और स्टेट गवर्नमेंट क्या है, डिवीजन ऑफ पावर क्या होता है ना। शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है, ये तो हमारा मोबाइल नंबर दिया हुआ है कोचिंग का। आओ शुरू हो जाए। तो शुरू हो जाने में सबसे पहले पार्ट 1 है। ये नोट्स कितने पार्ट में बांटे हैं हम लोग? 15 पार्ट में बटा हुआ नोट्स। कितने पार्ट में बटा है ये 15 भाग में बटा गया। 15 भाग में बटा है तो तुम्हारा ये वाला पार्ट 1 यहाँ से शुरू हो रहा है। तो देखो, सबसे पहले इसमें हम लोग जब स्टार्ट किए थे क्लास, तो पहला ही चैप्टर क्या रहे थे? पावर शेयरिंग, याद है ना। तो जो श्रीलंका को उदाहरण दिए थे, जो बेल्जियम वाला उदाहरण दिए थे, है ना। हम लोग क्या देखे थे कि लोकतंत्र की सफलता के लिए शक्तियों का बंटवारा होना क्या है? जरूरी है। अगर शक्ति का बंटवारा नहीं होगा तो श्रीलंका में गृह युद्ध हो गया, पाकिस्तान में भी गृह युद्ध हो गया, है ना। बांग्लादेश अलग बना। तो जो देश शक्ति का बंटवारा किया, जैसे बेल्जियम एक उदाहरण था, तो वहां युद्ध वगैरह नहीं हुआ है। तो पुरानी धारणा थी कि शक्ति को जब बांटेंगे तो कमजोर होंगे। लेकिन नई अवधारणा क्या है कि तुम शक्ति को बांटोगे तो मजबूत होगे। जैसे एक परिवार में 4 बेटा है, एक बेटा, दो बेटा, तीन बेटा, 4 बेटा। अगर तो उसके बाबूजी आपस में संपत्ति का बंटवारा कर दिए जायदाद का, तो चारों बेटा भाई भाई जैसा मिलकर रहेगा। लेकिन अगर the परिवार के पापा जी है, उसका 4 बेटा है, एक बेटा, दो बेटा, तीन बेटा, 4 बेटा, चारों का बंटवारा नहीं किए तो चारों भाई आपस में लड़ मरता है। देखे हो कि नहीं देखे हो? तो यानी ये शक्तियों का बंटवारा नहीं किया तो यहाँ लड़ाई हो गया, ये शक्तियों का बंटवारा किया तो यहाँ एकता रहा। चलो ज्यादा लंबा नहीं जाना है। तो शक्तियों का बंटवारा को हम लोग देख चुके हैं, 2 तरीके से होता है। एक होता है हमारा हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, एक होता है वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। पढ़ा चुके हैं? याद है कि भूल गए हो? ठीक है, क्या होता है वर्टिकल वाला, बताना जरा। वर्टिकल जैसे देखो, मान ले हो गया पीएम, अपना कुछ पावर नीचे में किसको दिया? सीएम को। और सीएम वाला अपना कुछ पावर पावर किसको दिया? पंचायत को दिया, है ना। तो यह ऊपर से नीचे जा रहा है ना जी। इसमें से हमारा टॉप वाला सबसे मजबूत है। पीएम सबसे क्या हो गया हमारा? मजबूत हो गया। तो जब शक्तियों का बंटवारा मजबूत से किधर की ओर जाता है? कमजोर की ओर जा रहा है। तो उसको कहते हैं वर्टिकल, यानी वो सीधा सीधा जा रहा है ना। लेकिन जब शक्तियों का बंटवारा आपस में बराबर हो, आपस में क्या हो? समान के हो। जैसे जैसे ये भी हमारा क्या हो गया? विधायिका। ये हो गया हमारा विधायिका। ये हो गया हमारा क्या? कार्यपालिका। और ये हो गया हमारा क्या? न्यायपालिका। आपस में बराबर न शक्ति रखता है। तो बराबर शक्ति रखता है तो ये वाला एक समानांतर बंटवारा हो, यानी इसको क्या बोले हम लोग? क्षैतिज बंटवारा कहेंगे। अब देखो, मात्र एक सब एक ही पैराग्राफ में तुमको पुराना चैप्टर काम आया कि नहीं आया? आया ना। तो ये तो अभी लंबा चलेगा तेरा। एक दिन में तो नहीं खत्म होगा ये सब, 8 दिन 10 दिन लगेगा खत्म होने में। फिर भी जहां तक देखना है देखते हैं हम लोग। अब फेडरलिज्म यानी संघवाद क्या है भाई? तो संघवाद का मतलब है कि सत्ता की साझेदारी। तो समझ में आ गया है कि सत्ता की साझेदारी किससे होती है? शक्तियों का बंटवारा से न होता है। तो जब शक्तियों का बंटवारा में, याद रखना, यह वर्टिकल डिवीजन है। कौन सा डिवीजन है? वर्टिकल डाउनवर्ड है। डाउनवर्ड का मतलब क्या है? एक पीएम है, माने एक ताकतवर अपना शक्ति कमजोर को बांटा, और फिर ये वाला क्या करेगा? अपना शक्ति और भी नीचे वाले कमजोर को बांटेगा। तो संघवाद का पहले ही क्वेश्चन तुमसे पूछ देगा कि संघवाद क्या है। तो संघवाद क्या बोलना? कि यह शक्तियों का बंटवारा है। फिर पूछेगा
कि शक्तियों का बंटवारा है तो दो तरीके का बंटवारा होता है, एक होता है हॉरिजॉन्टल, एक होता है वर्टिकल। तो संघवाद कौन सा है, तो तुम क्या बोलेगा, वर्टिकल है। तो जहां पर सरकार का अलग अलग स्तर के बीच शक्तियों को बांटा जाता है, तो ये जो चैप्टर है हमारा जिसका नाम है फेडरलिज्म यानी संघवाद, उसको हम देखेंगे सबसे पहले कि संघवाद होता क्या है, फिर यह कैसे काम करता है वो देखेंगे, और तीसरा हम लोग देखेंगे भारत तो बहुत विशाल है ना, तो विशाल देश है तो इसमें संघवाद की क्या भूमिका है, अगर हम नहीं करेंगे संघवाद तो क्या होगा। और हम ये भी देखेंगे कि भारत में केवल दो स्तर की सरकार है क्या, कि तीन स्तर की सरकार है। अभी कितने स्तर की सरकार है भारत में, हम बता देते हैं तुम लोग को। सबसे ताकतवर में अभी कौन है, पीएम, यानी कि केंद्र हो गया, केंद्र ताकतवर है ना, जहाँ के अभी मोदी बैठ रहा है। उसके बाद में कौन ताकतवर है बताना, राज्य, यहाँ पे कौन है अभी, सोरेन है गद्दी पे। अच्छा, सोरेन के बाद तुम लोग नगर निगम वगैरह नाम सुना है कि नहीं सुना है। तो नगर निगम भी यानी कि ये यहाँ पे क्या ये पंचायत है कि नहीं। अब अपने आप पता चल गया ना कि ये वाला सबसे ताकतवर है, और इससे क्या है ये वाला कमजोर है, और इससे भी ये वाला क्या है, कमजोर है। तो जब ताकत जो है सो ताकतवर से कमजोर की ओर बढ़ती है, तो ये कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, आप समझ में आया जी। हाँ, तो ये हमारा वर्टिकल हो गया। तो जब ताकत को बांटा जाता है तो इसको कहते हैं विकेंद्रीकरण, क्या कहते हैं, विकेंद्रीकरण यानी डिसेंट्रलाइजेशन। तो भारत में डिसेंट्रलाइजेशन है, पहले दो तरीका था, पहला था केंद्र और दूसरा था राज्य, और अब जोड़ दिया है तीसरा लोकल गवर्नमेंट। तो लोकल गवर्नमेंट को हिंदी में क्या बोलते हैं, पंचायत। जोड़ा कि नहीं जोड़ा है जी, इसी में ना मुखिया वगैरह आ रहा है, तो मुखिया भी सरकार का एक अंग है। तो देखो, हाँ, किसमें में आएगा, समझो राज्य सरकार कैसे आएगा बाबू, राज्य सरकार अपना शक्ति को बांट रहा है, ये लोकल गवर्नमेंट मतलब ये क्या रहा, बटा है, बटा है क्या, पावर। जैसे तुम अभी मुखिया के पास में जा रहा है, तो मुखिया क्या कोई सोरेन है क्या, बताओ तो। नहीं ना, मुखिया को भी तो अपना एक स्टाम्प लगाने का अधिकार दिया है कि नहीं दिया है, मुखिया का भी हस्ताक्षर होता है कि नहीं होता है ना। और उसका हस्ताक्षर जो जितना भी सरकारी दफ्तर में मान्य है कि नहीं है, बता दो। तो भाई अभी जो मुख्यमंत्री है वो अपना शक्ति किसको दे दिया, थोड़ा सा मुखिया को दिया है कि नहीं। अभी मान लो तुमको बोलेंगे नहीं तुम भी स्टाम्प लगा करके अपना साइन करो, तो तेरा स्टाम्प और तेरा साइन में कोई वैल्यू है। तो याद रखना यह बांटा है गया है, शक्ति को बांटा गया है, तो उसको कहते हैं डिसेंट्रलाइजेशन। और भारत में गवर्नमेंट का स्वरूप कैसा है, तो वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर है। कैसा है, वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। अच्छा, तो देखो इशारा तेरे लिए काफी है, मात्र दो पैराग्राफ वो लड़का नहीं जान पाएगा जो कि पहला चैप्टर नहीं पढ़ा है, समझा। ये तो शुरुआत में हुआ है, तुम लोग पढ़ना चालू करो, पढ़ना चालू करो, क्योंकि सबसे खतरनाक होता है तो जीके और जीएस। मैथ का टीचर करोड़ों रुपए नहीं कमा लिया, याद रखना। तुम यूट्यूब में जाओगे तो यूट्यूब में मैथ का कितना सारा टीचर मिलेगा, हम एक एग्जांपल देते रहे। मैथ्स में तुमको एस के सी मिलेंगे, जी के सी मिलेंगे, सब सी, फलाना सी, ढकाना सी, सब मिलेगा। बहुत ज्यादा कमाएगा तो वो लोग कितना कमा के बैठा होगा, करोड़ रुपया, उससे ज्यादा कमाया है क्या, नहीं कमाया है ना। अच्छा, मैथ वाला को, अब चलो आ जाओ, हम तुम्हारे जीके वाला को नाम देते हैं, खान सर। इतना कमा लिया कि विदेश में भी नाम हो गया, पटना में इसका अपना अपना क्या है, अस्पताल वगैरह हो गया। इसको 100 करोड़ का ऑफर दिया था, कितना, 100 करोड़ का ऑफर, फिर भी ठुकरा दिया, और अपना कर रहा है, जीके का ताकत दिखाओ। दूसरा है तुम्हारा वो दृष्टि वाला कोचिंग, जो आईएएस वगैरह की तैयारी करवाता है, दिल्ली में है ना। वो सबका हजार हजार करोड़ का कारोबार है, कितना करोड़ का कारोबार है, 1,000 करोड़ का। अब बताओ यहाँ पर कि ज्यादा रुतबा कौन रखा, मैथ रखा कि जीके जीएस रखा। तो जीके जीएस मैथ से ज्यादा हार्ड है, याद रखना। ये मैथ तेरे लिए इजी हो गया, अभी हम एक चैप्टर दे दिए, बना ले रहा ना 6 क्वेश्चन, ये वाला देंगे तो कुछ नहीं बना पाएगा। जब एमसीक्यू देंगे तो अगर पढ़ना चालू करो। तो संघवाद क्या होता है, तो संघवाद का परिभाषा अच्छे से दे रहे हैं, देखो संघवाद सरकार की वह प्रणाली है जिसमें सत्ता का विभाजन होता है। तो सत्ता का विभाजन यानी कि एक सेंट्रल अथॉरिटी है ना, और वो क्या कर रहा है, देश का विभिन्न कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स, कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स का मतलब देखो, सरकार एक केंद्र में हो गई, तो केंद्र में खाली सरकार हो गई क्या, राज्य की सरकार नहीं रहेगी, पंचायत की सरकार नहीं रहेगी। तुमको नहीं समझ में आ रहा, तुम लोग को आ रहा है जी समझ में, आ रहा है ना। तुम नवीन पढ़ो, और घर पे तेरा चेहरा बता रहा है कॉन्फिडेंस, तेरा ऊपर ऊपर जा रहा है, याद रखना है ना। तो इतना जान लो कि सत्ता का विभाजन जो होता है,
वह केंद्र सरकार क्या करती है, अपना विभिन्न यूनिट को देती है घटक। केंद्र का घटक कौन होगा, राज्य। राज्य का घटक कौन होगा तेरा, पंचायत। अभी देखो पंचायत में जाएगा तो सारा काम, डीसी ऑफिस जाते हो जी, तो सारा काम डीसी ही करता है क्या। डीसी अपना कुछ अधिकारी रखेगा, और अधिकारी के नीचे तो क्लर्क के पास जाओगे, क्लर्क भी होता है कि नहीं, क्लर्क के बाद चपरासी होता है कि नहीं। तो ये सारा क्या है, घटक है कि नहीं, उसका घटक में इकाई हो गया, कि सब कोई खाली डीसी बन जाता है, नहीं ना। तो उसी तरह से, तो संघवाद क्या है, संघवाद सरकार का कार्य करने का एक प्रणाली है, जिसमें सत्ता का विभाजन होता है। तो सत्ता के विभाजन में कहाँ होता है, जो सेंट्रल अथॉरिटी है वो अपना शक्ति को बांट देती है। कहाँ कहाँ बांटती है, वो अपना छोटा छोटा यूनिट में बांटती है, जो कॉन्स्टिट्यूएंट यानी कि संवैधानिक यूनिट का था, संविधान यानी जिसका संविधान के तहत हुआ। कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट का मतलब क्या, तुम अपने से बोल देगा हम आज से घोषणा करते हैं कि हम नवीन कुमार यहाँ का मुखिया हो गए, तो यह कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट नहीं होगा, क्योंकि तुमको जनता वोट दिया है क्या, नहीं ना दिया है। संविधान के तहत प्राप्त नियमों से तुम शासित नहीं न हुए हो, तो वह तुम्हारा नॉन कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट कहलाएगा। तो ये कहता जो संविधान के तहत चला उसको, चलो ठीक है। देखो, एक बड़े परिवार का उदाहरण से समझते हैं। जैसे एक बड़े परिवार में दादा दादी पूरे घर के बड़े फैसले लेते हैं। तो घर क्या फैसला लिया, घर खरीदेगा कौन, सोचेगा फैसला दादा दादी। माता पिता अपने बच्चे की पढ़ाई पे ध्यान देते हैं, और रोजमर्रा का खर्चे का फैसले खुद लेते हैं। और दादा दादी क्या करता है कि जो माता पिता का हर काम में दखल देता है क्या, नहीं देता है। तो मेन तो हमारा दादा दादी हो गया, घर मकान का फैसला वो कर लिया, उसका बाल बच्चा अपना पोता लोग को पालने पोसने पढ़ाने का खर्चा देखा। तो संघवाद में क्या करना कि एक सरकार पूरे देश के लिए नहीं होती है। जो केंद्र की सरकार हो गई ना, वो तेरा दादा दादी हो गया, और दूसरा जो राज्य की सरकार है वो हो गया उसका माँ बाप हो गया, सॉरी उसका बेटा बेटी हो गया, और फिर जो पंचायत है वो तेरा पोता पोती हो गया। केंद्र के। हाँ, तो दोनों के पास अपनी अपनी शक्तियां होती है केंद्र के हिसाब से। जैसे कि उदाहरण में देखो, अभी भारत में एक यूनियन गवर्नमेंट है, तो यूनियन गवर्नमेंट कहाँ है, दिल्ली में ना है। तो दिल्ली से पूरे देश के लिए तो फैसला लेती है। जैसे पूरे देश के लिए क्या है, कोई हमला करेगा पाकिस्तान या रेलवे वेलवे, तो जहाँ पूरे देश के लिए है फैसला लेना, वो कौन ले रहा है, यूनियन गवर्नमेंट ले रही है। लेकिन प्रांत के लिए फैसला कौन लेता है, तो राज्य सरकार ने ले रही है। जैसे कि हमको चाईबासा में अस्पताल खोलना है, तो दिल्ली वाला लेगा कि तेरा ये स्टेट न ले रहा है। तो जैसे उत्तर प्रदेश हो या केरल की सरकार हो, अपने राज्य के आंतरिक मामलों को देखती, देखो अब ताकत का बंटवारा हो रहा है ना। तो यह प्रणाली से वैसा देश जहाँ की बहुत ज्यादा विविधता है वो क्या है, संभल जाता है, और सत्ता एक ही जगह पर केंद्रित होने से रोकती है। केंद्रित होने का मतलब है, तुमको अभी चाईबासा में सड़क बनाना है, नाली खुदवाना है, तो तुमको दिल्ली जाने का जरूरत महसूस होता है क्या, नहीं। तुमको झामू में सोरेन के पास भी नहीं जाना है, तुम सीधा डीसी ऑफिस में गया, वहां से अनुमति ले लिया। और डीसी ऑफिस में जहाँ अनुमति ले लिया, नगर निगम में जो जा रहा वो किसमें जा रहा, पंचायत में ना चला गया। तो केंद्रीकरण नहीं है, यह विकेंद्रीकरण। अगर केंद्रीकरण होता तो सारा कुछ तुमको दिल्ली जाना पड़ता। अब देखो संघवाद में तो आ ही गया, संघवाद तुमको बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट बता दिए हैं, डिटेल में बता रहे हैं। अभी रेलवे तेलवे में क्या होता है कि रेलवे में खाली एमसीक्यू पूछता है, ये थ्योरी बताता है क्या रेलवे में, नहीं बताएगा। तो रेलवे में कैसा क्वेश्चन पूछ देगा, बोल देगा कि संघवाद एक ऐसी शासन प्रणाली है जिसमें शक्तियों का बंटवारा कमजोर से ताकतवर की ओर होता है। तो सही है कि गलत है, बताना। सही है। कमजोर से गलत आज है, गलत है। गलत है। ताकतवर। ताकतवर से कमजोर की ओर होगा संघवाद में। ताकत का बंटवारा ताकतवर क्या करता है, कमजोर को थोड़ा दे देता है। अब देखो, रेलवे का तैयारी कर रहे हो तो खाली एमसी को रटना पड़ेगा, रटना तो तुम 1000 को 1 लाख कै को रटोगे। उससे ज्यादा अच्छा है ना कि पहले कॉन्सेप्ट समझा, कॉन्सेप्ट समझो, ऑटोमेटिक ऑब्जेक्टिव तेरा बनेगा। अब याद करो यहाँ से कि जब सरकार ताकत बांटती है तो कितने तरीके की सरकार होगी, कितने तरीके से ताकत बांटेगी। तो एक हमारा यूनिटरी सिस्टम, क्या हमारा, जिसको हिंदी में रखते हैं क्या, एकात्मक प्रणाली। तो एकात्मक प्रणाली क्या है, यह वह व्यवस्था है जहां शासन का केवल एक ही स्तर होता है, और फिर बाकी जो इकाइयां हैं जैसे सब यूनिट्स है पूरी तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन होती है। जैसे तुमको एक एग्जांपल में सोचो कि इसे एक स्कूल की तरह समझे, जहाँ प्रिंसिपल के पास ही सारी ताकत होती है ना। क्लास टीचर को वही करना पड़ता है जो प्रिंसिपल कहता है। प्रिंसिपल जब चाहे टीचर की ताकत छीन सकता है। यहाँ टीचर स्वतंत्र है क्या, नहीं ना है। तो यह देखो वैसा शासन का व्यवस्था जहाँ
एक वो केंद्र में बैठा है ना, बॉस है, जितना चाहे वो टीचर के जैसा बाकी को हटा दे, तो उसको क्या कहेंगे? यूनिटरी यानी एकात्मक सरकार कहेंगे। क्या कहेंगे? एकात्मक। अब भारत पे सवाल आता है। भारत में देखो, कभी मोदी जो है जब चाहेगा तो सोरेन का सरकार को हटा सकता है क्या? नहीं ना हटा सकता है। तो पूछेगा भारत में एकात्मक सरकार है क्या, तो क्या दोगे आंसर? नहीं है। याद रखना, भारत में एकात्मक सरकार नहीं है। हमारा मोदी कोई स्कूल का प्रिंसिपल जैसा नहीं है कि जब चाहेगा सोरेन जैसा टीचर को हटा देगा, है ना। तो भारत में एकात्मक सरकार है नहीं है, तो भैया कहाँ कहाँ है एकात्मक? तो देखो, श्रीलंका में एकात्मक है, जहां पर सारी शक्ति क्या है? केंद्र के पास है। और वह अपने दया में भीख में दिया है, कुत्ता का जैसा रोटी दिया, जब चाहेगा तो रोटी को नहीं देगा, छीन भी लेगा। और एक हाँ हाँ, बोलो हाँ। जैसे सर यहाँ प्रिंसिपल में एग्जाम्पल दिए तो वो तो सर इसमें भी वही होगा ना, जैसे अगर मतलब स्टूडेंट चाहेगा तो मतलब अ, वो टीचर को नहीं निकलवा सकता है। जैसे यहाँ पे जैसे आप एग्जाम्पल दिए तो मोदी सोरेन को मतलब नहीं ये कर सकता है, तो वो हम्म। तो जनता चाहेगा ना सर, मतलब कामयाब ना होगा। देखो, ये तो अभी और हम लोग जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तब पता चलेगा। फिलहाल जनता को यहाँ शामिल नहीं किया गया, यहाँ शामिल किया किसको? सरकार को। यानी सरकार बन चुकी है। सरकार क्या हो चुकी है? जनता निर्णय ले चुका है ना, तो सरकार बन चुकी है। तो सरकार तो खाली दिल्ली में नहीं है, सरकार तो राज्य में भी है। तो यहाँ सरकार का तरीका में बताया जा रहा है कि सरकार कितने तरीके की होती है। एक सरकार ऐसी होती है कि अगर दिल्ली में बैठी है तो पश्चिम बंगाल हो चाहे झारखंड हो, जब चाहे यहाँ की सरकार को उखाड़ फेंके। तो इस व्यवस्था को कहते हैं एकात्मक सरकार, है ना। जनता लाख विरोध करे तो भी उसको कोई मतलब नहीं है, वो क्या करे? उखाड़ के फेंक डालेगी। जैसे श्रीलंका में, श्रीलंका में याद रखना, वहाँ एकात्मक व्यवस्था है। वहां पर राष्ट्रीय सरकार के पास सारी शक्ति है, जब चाहेगा तो छोटे छोटे प्रांत का शक्ति सरकार को बर्खास्त भी कर सकता है वो। तो देखो, यह कहाँ पर ज्यादा अच्छा काम करता है? यह छोटे छोटे देश के लिए सरल हो सकता है ना, जहाँ का आकार क्या है? छोटा है। लेकिन विशाल और बड़ा देश जहाँ के अलग अलग जाति धर्म है, वहां अगर ऐसा करेंगे तो मान लो झारखंड में आदिवासी का बहुमत है, और दिल्ली में बीजेपी वाले का है, बीजेपी क्या करेगा? यहाँ का हटा देगा। तो हटा देगा तो यहाँ का आदिवासी बोलेगा ना कि हम दिल्ली के आदमी को अपना मुख्यमंत्री क्यों मानेंगे, हम तो आदिवासी को मानेंगे। यहाँ तो संघर्ष हो जाएगा, बगावत ना होगा। इसीलिए यहाँ पर एकात्मक नहीं चलेगा। यहाँ एकात्मक हमारा नहीं चलेगा। अब इसमें तुम लोग अपसेट नहीं करना, ये वाला बहुत अच्छा चैप्टर शुरू किए हैं। पहले ना, तो 7 बजे आओगे, तो 7 बजे आओगे तो तुम्हारे इधर आधा घंटा का तो क्लास चल ही जाएगा। और तुरंत वहां पे फिर देंगे असाइनमेंट होमवर्क बनाने के लिए, जब तक बनाओगे फिर से हम चालू कर देंगे उधर से। अब देखो यहाँ, अब संघवाद तो हम लोग देख रहे थे, अब अचानक से आ गया एकात्मक शासन। तो देखो, संघवाद में शक्तियों का बंटवारा होता है, लेकिन शक्तियों का बंटवारा में एकात्मक शासन में याद रखना, एकात्मक शासन में यह एक ऐसा प्रिंसिपल बना देता है जो अपनी टीचर को जब चाहेगा हटा देगा। तो जब चाहेगा हटा देगा, यानी कि बात बताओ कि ये लोग तानाशाह जैसा होता है कि नहीं होता है? होता है कि नहीं? तानाशाह ना हो जाएगा। तो खैर, अब देखो, हमको धीरे धीरे अंतर समझना है। देखो, संघवाद यानी कि फेडरलिज्म, और यूनिटरी गवर्नमेंट, यूनिटरी गवर्नमेंट यानी एकात्मक सरकार, उसके बीच में अंतर होता है। क्या होता है अंतर? सबसे पहले आ जाओ शक्तियों का स्रोत, यानी कि केंद्र में जो शक्ति है, जो मोदी है या जो श्रीलंका का सरकार है, उसको इतनी सारी शक्ति कौन दे दिया? जनता दिया क्या? हम लोग अपना विधायक को और एमपी को शक्ति क्या देते हैं? देते हैं क्या? हम तो खाली वोट देते हैं। तो उसको इतना सारा अधिकार देता कौन है कि जहां चाहे पुल बना जाएगा, जहां चाहेगा मकान तोड़ देगा? कभी सोचा है ये सब चीज कि नगर निगम आया है और मकान उकान को तोड़ देता है? देखते हैं हमें तोड़ते हुए। चाहे रोड के किनारे खड़ा जो ठेला है उसको हटा देता है। तो कभी अपने मन में सवाल पूछा है कि नगर निगम को यह अधिकार कौन दे रहा है कि ठेला को हटाने का? तो बोलेगा नहीं नहीं नहीं, ये कानून, कानून में ऐसा नहीं लिखा है, बोलता है ना वो लोग। तो जो बात आता है ना कि कानून में नहीं लिखा है आपको यहाँ ठेला नहीं लगाना है, वही कानून को बोलते हैं संविधान। उसको क्या बोलते हैं? संविधान। तो संविधान ही तय करती है, संविधान तय करती है कि हम किसको कितनी ज्यादा शक्ति दें। तो चाहे वह केंद्र हो चाहे वह राज्य हो। तो देखना यहाँ, शक्तियों का स्रोत में आ जाओ तो जो फेडरलिज्म यानी कि जो संघवाद होता है, संघवाद में राज्य सरकार को अपनी शक्ति जो है सीधा कहाँ से मिलती है? संविधान से मिलती है। तो संविधान से मिलती है तो यहाँ तुमको समझाना पड़ेगा। संविधान से मिलती है तो देखो, ये हमारा संविधान है, ये हमारा क्या है? संविधान। संविधान में धारा अनुच्छेद सब कुछ लिखा हुआ है। यह एक पुस्तक के रूप में है। किसके रूप में है? पुस्तक के रूप में है। अब पुस्तक के रूप में है तो पुस्तक तो हमारा अमर हो गया।
या कभी बदल सकता है क्या? नहीं बदल सकता। अब मान लो इधर मोदी आया है ना, और यहाँ पे हमारा कौन है? झारखंड है। अब मोदी के मन में लालच आ रहा है, क्या लालच आ रहा है? कि ये झारखंडी को हटाओ, ये झारखंडी को हटाओ, ये झारखंडी को हटाओ, और हम अपना जो है सो अमित शाह है, अमित को हम क्या बनाएंगे? यहाँ का मुख्यमंत्री बनाएंगे। या नहीं तो मोदी को मन करेगा कि हम जो है सो अपना भाई को क्या करा देंगे, यहाँ का मुख्यमंत्री बना देंगे। कहाँ का बना देंगे? झारखंड का। तो मोदी बोलेगा क्या कि भाई हमको इतना ताकत है कि हम तुमको बना सकते हैं। तो संविधान के तरफ से एक बड़ा सा घूंसा निकलेगा, ढिसुम ढिसुम ढिसुम, तो इसी को पीट देगा। बोले अरे मोदी, तू खाली आया है और जाएगा, तेरा काम आना है और जाना है। तुमको ताकत कौन दिया है? ताकत तो मेरे पास है। और हम में जो जो ताकत लिखा गया, वही वही ताकत का तुम क्या करोगे? इस्तेमाल करोगे। तुम अपने मन से नहीं कर सकते हो। तो मान लो अगर सत्ता में कोई बैठा व्यक्ति तानाशाह हो गया, हिटलर हो गया, बदमाश हो गया, उसका नीयत ही बहुत ज्यादा खराब है, कि सोचेगा कि हमको अमेरिका से बहुत पैसा मिला है, चलो हम प्रधानमंत्री बन के देश का तोड़ तोड़ दे, टुकड़े टुकड़े में कर दे, और हमको अरबों डॉलर लेकर अमेरिका भाग जाए, हमारा तो खानदान मजे मजे में रहेगा। ऐसा चाहेगा? करने वाला कर सकता है। तो कर सकता है, तो इसीलिए व्यक्ति को वहां ताकत नहीं दिया गया। किसके पास है ताकत? संविधान के पास में है। और संविधान में जो लिखा गया है ताकत, उसी से मोदी बंधा हुआ। मोदी अपने मन से कुछ भी काम नहीं कर सकता, जो संविधान में लिखा गया है वही ही बात मानना होगा। तो संविधान में भारत सरकार लिख दिया है, क्या लिख दिया है? कि जो झारखंड का माने कोई भी राज्य जो है, कोई भी राज्य है, इसको संविधान अपना एक अलग ताकत दिया है। बोला कि केंद्र में मोदी बैठे चाहे गोदी बैठे, तुमको उससे मतलब नहीं है। तुम जैसे ही किसी भी राज्य में सरकार बनाओगे, तो तुमको हम संविधान के तहत इतना 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 सारा क्या दे दे, शक्ति दे दिए। वो शक्ति, ये जो मोदी है या मोदी के जगह कोई भी बैठा है, ना तो उस शक्ति में एक्स्ट्रा कुछ जोड़ सकता है, और ना ही उस शक्ति में से एक्स्ट्रा कुछ तोड़ सकता है, ना ही उस शक्ति को वह तुमसे छीन सकता है। ठीक है? तो याद रखना कि संघवाद में कोई भी व्यक्ति चाहेगा तो तानाशाह हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। कब होता तानाशाह? जब शक्तियां उसको सीधे खुद मिलती। लेकिन शक्तियां उसको सीधे तो नहीं मिलती, शक्ति कौन दे रहा है? संविधान ने दे रहा है। और संविधान किसी को बहकावे में बहकेगा क्या? वो तो पुस्तक है। वो पुस्तक को मोदी हो चाहे गोदी हो, कोई मतलब है क्या? नहीं मतलब है। तो याद रखना कि राज्य सरकार जो है यहाँ भीख नहीं मांगेगा। क्यों नहीं भीख मांगेगा मोदी से? क्योंकि राज्य सरकार को डायरेक्ट पावर कौन दे दिया? संविधान दे दिया है। तो केंद्र सरकार जो है, केंद्र सरकार अगर आदेश देगी कि जाओ तुम, मेरा बात नहीं माना है झारखंडी लोग, तेरा शक्ति हम छीन ले रहे हैं सोरेन का, उसको जेल में डाल देंगे। देखो सोरेन को जेल में डाला था कि नहीं डाला था? जेल में डाला था ना। तो जेल में डाला था तो वापस उसको छीना कि नहीं छीना? हाईकोर्ट पे मामला गया ना, हाईकोर्ट में मामला गया, और वापस वो कौन है अभी? मुख्यमंत्री है कि नहीं है? है ना? केंद्र सरकार मनमानी रूप करना चाहती है, जैसे दिल्ली में अरविंद केजरीवाल, उसका नाम सुने हो? अरविंद को क्या कर दी? जेल में डाल दी। और जेल में डाल करके बोल दी कि ये बहुत ही बड़ा क्या है, भ्रष्टाचारी है। और खूब सारा यूट्यूब में, टीवी में विज्ञापन डाल दी कि ये तो भ्रष्टाचारी है। तो चुनाव हुआ तो जनता भटक गई, भटक गई तो अरविंद केजरीवाल को क्या दिया? हरा दिया। हरा देने से यह इसका गद्दी तो छीन लिया, क्योंकि जनता तो इसको वोट ही नहीं दी है। लेकिन मामला अदालत में चल रहा था, अदालत उसको क्या किया? बरी कर दिया। बरी कर दिया ना। तो बरी कर दिया तो मोदी का असल चेहरा दिख गया कि मोदी क्या है, वो बहुत ही खुराफाती आदमी है। उसके मन में क्या था अरविंद केजरीवाल को लेकर, या कोई भी सरकार सोचेगा अरे वहां बीजेपी वाला नहीं है ना, तो चलो उसको भगा दो। तो इसका ताकत को याद रखना, बहुत सारा घूसा मारा। कौन घूसा मारा? संविधान। मुंह पे घूसा मारा कि नहीं? अरविंद केजरीवाल को बरी कर दिया, हेमंत सोरेन को बरी कर दिया। तो सोचो अगर संविधान नहीं होता तो ये लोग क्या बन जाता मालूम है? ये लोग तो तानाशाह बन जाता। मनीष सिसोदिया को भी बरी कर दिया, बहुत सारे लोग को बरी कर दिया। अभी पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी वाला है, उसको भी कर दे रहा है। तो अब बताओ कि संविधान शक्ति को बंटवारा कर रहा था, वो ज्यादा अच्छा है कि मोदी अपने मन से बांटता, वो ज्यादा अच्छा था? बताना। संविधान है। ठीक है? तो यहाँ हमारा संविधान बांट रहा है। तो देखो इसीलिए बोलता है कि राज्य सरकार जो है, राज्य सरकार को केंद्र की सरकार मनमानी नहीं कर सकती, क्योंकि राज्य सरकार भीख थोड़ी मांगा है मोदी से। राज्य सरकार को सीधा जो संविधान है, यानी जो कॉन्स्टिट्यूशन है, वही सीधा का सीधा उसको शक्ति दिया है। तो केंद्र सरकार कोई भी आदेश देकर उससे शक्ति को छीन
नहीं सकती है। ठीक है। अरे वो सब तो अगला टॉपिक में है। मनमानी का मतलब अगर देश के खिलाफ जा रहा है, तो देश के खिलाफ जा रहा तो वहां तो उसको बर्खास्त कर ही सकता है। हाँ, तो याद रखना, यहाँ हम लोग बात कर रहे हैं संदर्भ का, यहाँ बात कर रहे हैं क्या, संदर्भ का। संदर्भ का मतलब है कि जनता के हित में कोई सरकार काम कर रही है राज्य की, और केंद्र वाला मान लो बीजेपी है और राज्य वाला कांग्रेस है, तो कई बार हटाना चाहता है ना वो लोग, तो उस केस में नहीं हटा सकता है। क्यों? क्योंकि संविधान के तहत शक्ति प्राप्त है। तो ये तो देखना, याद करना, ये हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, संघवाद की बात कर रहे हैं। लेकिन एकात्मक में उल्टा होता है। एकात्मक में याद रखना कि एकात्मक में यहाँ पर संविधान नाम का कोई भी चीज जो होता है, संविधान नाम का चीज, तो बोलेगा ना कि दो को चीज है, एक तो है हमारा केंद्र, तो बोलेगा भैया केंद्र तुमको सारा हम जिम्मेदारी क्या दे दिए, अपना दे दिए, तुमको सारा शक्ति है। और यहाँ पर रहेगा, ये वाला कौन है, राज्य है। तो राज को बोलेगा बाबू तुम चुपचाप से बात मानना, किसका, केंद्र का, नहीं मानोगे ना तो वो चांटा पे चांटा मारेगा और तुम चुपचाप से सो रोते रहोगे। तो देखो ना, यहाँ सबसे पहले ये तो संविधान है ना। तो संविधान सारा शक्ति किसको दिया, केंद्र को। और जब केंद्र को शक्ति दे ही दिया है, तो केंद्र क्या करता है मालूम है, जब मर्जी होगा ना इसको घूसा मारेगा, ढिसुम ढिसुम ढिसुम। अब समझ में आया? अब ये रोएगा, बोलेगा बचाओ, तो ये क्या करेगा, बचाओ यानी चिल्लाएगा। तो चिल्लाएगा तो संविधान बोलेगा ना ना मेरे पास तेरा रास्ता बंद है, हम तुमको नहीं पहचानते हैं। तो किसके पास बचाओ का चिल्लाएगा, सेंटर का, बोले बचाओ बचाओ बचाओ। और तब केंद्र सरकार क्या रहेगा, केंद्र सरकार बहुत ही खुश रहेगा, बोलेगा हम ही तो एकदम बॉस है, हम क्या है, बॉस है। तो ये वाला व्यवस्था क्या कहलाता है पता है, ये वाला एकात्मक कहलाता है। अब समझ में आ रहा है नवीन? और संघवाद में क्या होगा, संघवाद में उल्टा होता है। संघवाद में सबसे पहले तो ये संविधान हो गया, है ना, ये हो गया हमारा संविधान। और संविधान में एक तरफ तो केंद्र है, ठीक है, केंद्र थोड़ा सा बदमाश है, ठीक है, केंद्र थोड़ा सा क्या है, बदमाश है, ठीक। ये इसको पसंद नहीं आ रहा है, इसको पसंद नहीं आ रहा है। क्यों नहीं पसंद आ रहा है? क्योंकि केंद्र, मान लो एक एग्जांपल दे रहे हैं कि केंद्र में मान लो बीजेपी की गवर्नमेंट है, किसकी है, बीजेपी की। और यहाँ पर हम लोग ले रहे हैं क्या, राज्य। राज्य में किसकी गवर्नमेंट है मान लो, जेएमएम की है। तो राज्य वाला तो खुश है कि झारमुमो का आदिवासी की सरकार है, तो राज्य बहुत अच्छे से रह रहा है, ठीक है। तो केंद्र को गुस्सा आएगा ना, तो केंद्र ना राज्य सरकार को हटाने के लिए मारेगा एकदम ढिसुम ढिसुम ढिसुम, बोले तुम जेल में जाओ, जेल में जाओ जी, तुम जेल में जाओ। इसको यहाँ किया। तो अब राज्य की जो सरकार है, वह बचाओ नहीं बोलेगी, वह कहाँ जाएगी, संविधान के पास में। और संविधान को बोलेगी बचाओ, देखो वो तो हमको ऐसा कर रहा है, केंद्र से गिड़गिड़ाया नहीं ना, गिड़गिड़ाया। अब केंद्र वाला क्या करेगा, एकदम खतरनाक वाला घूंसा मारेगा, किसको, संविधान वाला किसको मारेगा, केंद्र को। बोले तुमको इतना हिम्मत कौन हो गया रे भाई कि तुम इसको घूंसा मार रहा है, हम जितना ताकत तुमको दिए उतना ही ताकत हम इसको भी दिए हैं। तो इसीलिए इसको क्या बोला गया, संघवाद बोला गया। क्लियर हो गया ना? अब बताओ भाई, इसी को मात्र समझाने में आधा घंटा लग गया। जानते हो ज्यादा पन्ना नहीं बढ़ा है, देखो ज्यादा पन्ना बढ़ा है, कितना पन्ना बढ़ा है ये, 2 पेज हुआ है। अब मैथ हार्ड है कि ये जीएस हार्ड है, बताना। और ये नहीं समझाएंगे तो किताब में लिखा हुआ, जानते हो कहाँ किताब में लिखा हुआ है, किताब में तुम्हारा देखो यही सब किताब में लिखा हुआ है। हल्का सा हम तुमको किताब ही दिखा देते हैं। कहीं है, दिख जा भाई, किताब कहाँ गया, किताब कहाँ गया, ये रहा किताब, देखो। फेडरलिज्म है ना। हम्म। ओवरव्यू है चैप्टर नंबर 2, व्हाट इज फेडरलिज्म, है ना। व्हाट इज फेडरलिज्म, फेडरलिज्म क्या लिखा है, इज ए सिस्टम of government in which the power is divided between a central authority and various constituent unit of the country। अब ये लाइन का मतलब समझ में आया कि हमारा फेडरलिज्म क्या है, एक ऐसा पावर डिस्ट्रीब्यूशन का सिस्टम है
जहाँ केंद्र की सरकार अपने विभिन्न संवैधानिक यूनिट को ताकत का क्या करती है, बंटवारा करती है। यहीं पे ना तुम्हारा एक वर्ड आएगा, यूनिटरी। यूनिटरी जैसे देखो, ये सब एग्जाम्पल है। कहाँ कहाँ संघवाद है, तो कहाँ कहाँ संघवाद है, जैसे रसिया, भारत, यहाँ से नक्शा देख रहे हो। तो ये जो रेड कलर, जो जितना नक्शा तुमको रेड कलर देख रहा है, सब संघवाद है, सब फेडरलिज्म है। सब क्या फेडरलिज्म होता है, सब जो बना हुआ है। तो हाँ, तो चुनाव से होता है, हर बार चुनाव होता है 5-5 साल पे। देखो यहाँ, इसमें गौर से सोचो कि इसमें श्रीलंका का नक्शा को तुम पहचानने का प्रयास करो। श्रीलंका को रेड रखा है क्या, बताना। श्रीलंका को रेड नहीं रखा, यानी कि वहां पर एकात्मक शासन व्यवस्था है। कौन सा है, एकात्मक शासन व्यवस्था। जितने सारे अरब कंट्री हैं, अरब कंट्री को पहचानो, कहाँ है अरब कंट्री, बता सकते हो। नवीन नहीं पहचान पा रहा है। देखो जो है, यहाँ से ये वाला जो है ना, ये तो पाकिस्तान हो गया है ना। एक मिनट, सॉरी। हाँ ये तो, हाँ ये तो अफगानिस्तान हो गया। तो अफगानिस्तान में एकात्मक शासन व्यवस्था, तालिबान ही तालिबान है, कुछ है क्या। नहीं नहीं, ये इधर से ईरान हो जा रहा है, इधर से ये वाला जो निक्शा है ना, ये तुम्हारा ईरान है, पहचानना। ये क्या है तुम्हारा, ये ईरान है। तो ईरान में भी क्या है, एकात्मक शासन व्यवस्था है। अली खामनेई जो कि मारे गए, वही ना सर्वोच्च था। और ये सारा का सारा इधर वाला जो है ना, ये सब राजा वाजा राजशाही तंत्र है। अभी दुनिया में राजशाही राजतंत्र गायब नहीं हुआ है। इधर कौन सा चल रहा है, राजशाही तंत्र चल रहा है। अच्छा, अब इधर अगर तुम मैप में देखोगे, तो संघवाद कहाँ है? रसिया में संघवाद है ना, रसिया में संघवाद। तो रसिया में तेरा संघवाद है। और अमेरिका का अगर नक्शा दिखाएंगे तुमको, दिखो ना भाई, ये अमेरिका इधर आ रहा है, यहाँ देखो, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। यहाँ ये क्या है तुम्हारा, संघवाद ही तो है ना, संघवाद है ना। तो बताओ, ये टॉपिक तुम्हारे लिए तो, माने कि इसको लोग हल्के में ले लेता है, सोचता छोटा है। छोटा चीज नहीं है। ये ऐसा कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं जो पूरा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सरकारें वहां टिकी हुई है ना। कनाडा वनाडा सब आ जा है तेरा। अच्छा ठीक है, तो इसको तो हम लोग हटा देते हैं अभी फिलहाल के लिए। तो शेयर होने दो स्क्रीन को। नींद लगने लगा तुम लोग को। बस थोड़ा सा 2 मिनट और रुको। ये वाला, ये इसको खाली खत्म कर ले रहे हैं यहाँ पे। शक्तियों के यहाँ तक तो हो गया था ना हमारा। बेल्जियम को उधार कहाँ गया बाबू। चीन। नहीं नहीं नहीं, डिफिनेशन में कह रहे थे क्या, हम लोग कहाँ थे हम लोग। तीसरा नंबर हो गया था। हाँ। अच्छा, शक्ति का स्रोत, तो शक्ति का स्रोत तो पता चल गया कि हाँ, संविधान होता है, शक्ति का स्रोत है। और यूनिटरी सिस्टम में क्या है कि शक्ति का स्रोत में शक्ति सारा किसको दे देता है, केंद्र को देता है। अब जवाबदेही दे आ जाओ, जवाबदेही क्या होता है, तो जवाबदेही में आ जाओ, अगर संघवाद की बात करेंगे, तो संघवाद में, संघीय व्यवस्था में जवाबदेही होती है, वो दोनों स्तर की सरकारें को होती है, यानी कि केंद्र भी और राज्य भी जनता के प्रति जवाबदेह होगी। तो जवाबदेही का मतलब सोचो कि जैसे तेरे घर में अभी अभी मान लो मेरे घर में मेरी वाइफ स्कूल चली गई है, और हम पूरा तुम लोग को पढ़ाएं, आज जैसे तुम लोग जाओ वैसे हम भी तेरे साथ गाड़ी में बैठ कर मार्केट घूमने चले जाए। अब मेरा घर में चोरी हो जाएगा, तो हम मेरी वाइफ को बोले हम चोरी थोड़ी किए हैं, हम तो चोरी थोड़ी किए हैं। अरे भले हम चोरी नहीं किए, लेकिन जवाबदेही मेरा तो आएगा ना, कि हमारा कर्तव्य था ना। क्या था कर्तव्य हमारा, उसको अच्छे से देखना, उसको अच्छे से रखना। तो कोई है क्या, अंदर बुला लो, आ जाइए, अंदर आ जाइए। हाँ, तो बोलिए। तो जवाबदेही का मतलब है कि हम भले चोरी नहीं किए हैं, लेकिन ये जो दरवाजा खुला छोड़ के चले गए बाजार, तो चोर आया चोरी कर दिया, लेकिन सजा तो हमको भुगतना पड़ेगा ना। इसको कहते हैं जवाबदेही लेना। जैसे कि मान लो सरकार का काम है सड़क बनाना, और गड्ढा नहीं हो, और जनता गड्ढे में गिर जा रही है, और जनता का मृत्यु हो जा रहा है, तो उसका जिम्मेदारी कौन लेगा, सरकार। उसको सजा किसको भुगतना होगा, सरकार को। तभी ना ट्रेन में एक्सीडेंट होता है तो सरकार अपने मंत्री को बर्खास्त कर देता है, मुआवजा देता है ना। मुआवजा तो देता ही, उसको बर्खास्त भी करता है, नियम है। तो जवाबदेही होना चाहिए। ऐसा सरकार हम लोगों का बना दिया कि 15 साल से एग्जाम नहीं ले रहा है, तो हम लोग तो बेरोजगार हो गए, तब ना ट्यूशन पढ़ा रहे हैं।
तो हमारी बेरोजगारी का दंड किसको मिलना चाहिए? सरकार को मिलना चाहिए। या तुम लोग मान लो अभी नवयुवक हो, तुम्हारे लिए वैकेंसी नहीं निकालेगा, तो इसका सजा मिलना चाहिए, किसको मिलना चाहिए? सरकार को। तो जाएगा तो जितना तक वो वो तो बहानाबाजी करता है। सोचो कि 2,500 रुपया मैया योजना बांट रहा है, वो पैसा क्यों हो गया? वोट के कारण हो गया। अभी वोट नहीं रहता तो 2,500 का मैया योजना बांटता क्या? नहीं ना बांटता। अच्छा, तो तुम लोग का ज्यादा लेट हो जा रहा है, बस 3 मिनट और है, 40 मिनट तक रखेंगे, है ना? 37 मिनट हो रहा है, इसको देखो। तो जवाबदेही में, संघीय व्यवस्था में जवाबदेही दोनों को लेना होगा। केंद्र वाला भी जवाबदेही से भाग नहीं सकता है और राज्य वाला भी जवाबदेही से भाग नहीं सकता। लेकिन किसके प्रति जवाबदेही लेगा? अमेरिका के प्रति, जो हमारा हमारी जनता है। अब याद रखना, राज्य में मान लो झामुमो का सरकार है, तो झामुमो का सरकार जो भी अपना काम करेगा, तो काम के लिए केंद्र को जवाब देने के लिए बाध्य है क्या कि हम कहे यहाँ चाईबासा में अस्पताल खोल दिए? नहीं ना, उसकी मर्जी है, जहां अस्पताल खोलना है वहां खोले। उसको केंद्र से कोई मतलब है नहीं, उसको मतलब अपना राज्य की जनता से। तो इस तरह से राज्य सरकार से आजाद हो गया, जिसको जहां मैंने सड़क बना, हॉस्पिटल बना, स्कूल बना, और केंद्र वाला भी आजाद हो गया अपना अपना काम से। अब बेल्जियम का उदाहरण देखो, 1993 से पहले बेल्जियम में क्या थी? क्षेत्रीय सरकार के पास शक्ति तो थी, लेकिन वह केंद्र सरकार की दया पर निर्भर थी। यानी पूछेगा कि मेरे पास पैसा जमा हो गया है 1 करोड़, केंद्र वाले हमको इजाजत दे दो ना, हमको चाईबासा में तो बनाना है अस्पताल। तो केंद्र बोलता था ना, वहां तो हम नहीं देंगे अभी अस्पताल बनाने। लेकिन 1993 के बाद क्या हुआ? बदल गया। 93 में एक संवैधानिक बदलाव किया गया, जिसके तहत वहां की जो क्षेत्रीय सरकार है, उसको संविधान के तहत शक्ति दे दी गई कि तेरे पास अगर पैसा है, अमल है अस्पताल खोलने का, तो जाओ, तुमको केंद्र से पूछने का जरूरत नहीं है। तो नहीं है, तो बेल्जियम में क्या था? शुरू में यूनिटरी था, यानी कि वहां सारा बॉस कौन था? केंद्र। लेकिन 1993 में संविधान में संशोधन हुआ और यूनिटरी से बदलकर क्या गया? फेडरल हो गया। तो फेडरल में दो ही चीज समझ में आया, जानते हो क्या? फेडरल का मतलब है कि जितना ताकत हम लोग दे रहे हैं केंद्र को, उतना ही ताकत किसको दे रहे हैं? राज्य को। पहला अंतर हो गया, ठीक है। और इसको ताकत कौन देता है, बता सकते हो? संविधान देता है ना? अच्छा, और एकात्मक में अंतर है। एकात्मक में क्या है कि सबसे पहले तो ये हो गया केंद्र, और केंद्र को संविधान क्या दे दिया? सारा ताकत दे दिया। और केंद्र फिर अपने से कुछ ताकत किसको देगा? राज्य को। संविधान का राज्य से कोई संबंध है क्या वहाँ? नहीं ना संबंध है। ठीक है, तो 1993 वाला बेल्जियम वाला याद रखना, फिर कैसे क्या बदल गया है। बस बस बस, यही है, लास्ट ही है। कितना पन्ना बचा है? एक पार्ट तो खत्म, एक पार्ट खत्म करने दो। विविधता का प्रबंधन देखो, यानी मैनेजमेंट ऑफ डायवर्सिटी। दुनिया के केवल 25 देशों में संघ की व्यवस्था, यानी संघवाद कितने देशों में है? 25 देशों में। लेकिन यह 25 देश विकराल विकराल है, बहुत विशाल है। ये 25 देश गिनती में भले 25 है, लेकिन दुनिया का 40% आबादी यहाँ पर रहता है। तो इसका मतलब क्या है कि जहां भी जनसंख्या ज्यादा अधिक है, जहाँ विविधता है, वहां पर संघवाद ही सबसे सफल रहा है। यानी यूनिटरी सिस्टम उतना सफल नहीं रहा है। तो संघवाद की विशेषता देखो क्या क्या है। तो किसी भी देश को संघीय कहने के पहले उसमें कुछ खास गुण का होना जरूरी है। आओ उसके गुण को देख लेते हैं। तो क्या क्या गुण होना चाहिए? तो सबसे पहले, दो या दो से अधिक स्तर की सरकार होनी चाहिए। अभी तो हम बता दिए थे कि संविधान रहेगा, और संविधान एगो देगा ताकत किसको? केंद्र को। और एगो ताकत किसको देगा? राज्य को। तो कम से कम दो हुआ कि नहीं? और दो से ज्यादा भी हो सकता है, कैसा? एक होता है पंचायत वाला, है ना? तो पहला शर्त है कि कम से कम कितना सरकार होना चाहिए? दो ठो सरकार होना चाहिए, तब ना बंटवारा करेगा। तो ये तो हो गया तेरा पहला वाला कि दो से अधिक का स्तर होना चाहिए। दूसरा है, जैसे कि देखो अभी कहाँ कहाँ हम बात कर रहे हैं कि भारत में, तो भारत में अभी दो से अधिक है, कितना? तीन है, एगो केंद्र, एगो राज्य, और एगो स्थानीय, जिसको कि पंचायत बोलते हैं। दूसरा आ जा हम लोग, हमारा क्या? क्षेत्र अधिकार। क्षेत्र अधिकार यानी कि न्याय की व्यवस्था। तो न्याय की व्यवस्था यानी जुरिडिक्शन क्या होता है? देखो, क्षेत्राधिकार का मतलब है कि जैसे मान लो तुम अभी चाईबासा में चोरी कर लिया, तो दिल्ली में केस होगा क्या? अरे जहां हरकत किया वही ना तुम भुगतेगा। अब थोड़ी दिल्ली का जज आके फैसला सुनाएगा कि हम नवीन को फांसी की सजा देते हैं। नहीं ना। तो क्षेत्राधिकार का मतलब है कि जिसके क्षेत्र में जो कर रहा है, उसी के क्षेत्र में वहां कानून लगेगा। यानी कि यह कानूनी क्षेत्र है या सीमा है जिसके भीतर किसी को अधिकार प्राप्त होता है। जैसे चाईबासा वाला जज चाईबासा वाला का फैसला देगा, दिल्ली वाला का कोई यहाँ रोल होगा क्या? नहीं ना होगा। तो ये सीमा भौगोलिक भी हो सकती है और विषय पर आधारित भी हो सकती है। विषय और भौगोलिक में अंतर है। जैसे चाईबासा के अंदर क्राइम किया तो चाईबासा वाला देखेगा, और विषय का मतलब है
कि मान लो कि तुम अगर चोरी किया है तो चाईबासा का देखो, चोरी अगर कर रहा है तो चाईबासा का पुलिस तुमको देखेगा। लेकिन अगर तुम पाकिस्तान को फोन में बतिया करके और यहाँ का गुप्तचरी वाला काम कर रहा है, तो चाईबासा का पुलिस नहीं देखेगा, कौन देखेगा? केंद्र का पुलिस देखेगा। वहां फिर लग जाएगा कौन तुम्हारा, सीआईडी लग जाएगा, सीबीआई लग जाएगा, और क्या क्या नाम है बताओ, एसआईटी वगैरह जो भी है वो सब लग जाता है। तो देखो जी, पहला वाला क्या है हमारा, पहला विशेषता क्या होना चाहिए, कम से कम दो से अधिक, दो या दो से अधिक स्तर की सरकार। दूसरा क्या, क्षेत्राधिकार। क्षेत्राधिकार का उदाहरण है जैसे एक पुलिस स्टेशन का अपना इलाका होता है जहां वह कार्रवाई कर सकता है, दूसरे इलाके में दखल नहीं दे सकता। वैसे केंद्र और राज्य सरकार के बीच अपने अपने विषय होते हैं जिस पर वे कानून बनाएंगे, लेकिन दखल एक दूसरे पे नहीं देंगे। तो तीसरा विशेषता क्या होगा तेरा, संवैधानिक गारंटी, उसको बोलते हैं हम लोग क्या, कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी, यानी संवैधानिक गारंटी। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि देखो सरकार के विभिन्न स्तरों के अस्तित्व और उसका अधिकार का वर्णन स्पष्ट रूप से होना चाहिए। स्पष्ट रूप का मतलब है कि जैसे केंद्र में नियुक्ति कैसे होगा, तो एमपी का सिलेक्शन होगा, एमपी जिसका ज्यादा रहेगा वही ना सरकार बनाएगा। अच्छा, अब राज्य सरकार कैसे बनेगा, तो जिसका एमएलए ज्यादा होगा वो बनेगा। तो ये बात सही सही लिखा है कि नहीं संविधान में? ऐसा तो नहीं कि हम पैसा दे करके और दुबे को एमएलए है लेकिन सबको पैसा दे, अरे छोड़ो ना दुबे एमएलए क्या, हम यहाँ सरकार बन गए, ऐसा होता है क्या? नहीं होता। उसी ही चीज को लिखा है कि यहाँ संविधान में जो लिखा है कि कैसा अस्तित्व होना चाहिए वैसा ही होना चाहिए, इसको कहते हैं संवैधानिक गारंटी। तो क्या कर रहे हैं, संवैधानिक गारंटी, यानी केंद्र सरकार अपनी मर्जी से राज्य सरकार का अधिकार को खत्म कर सकती है क्या? नहीं कर सकती है, क्योंकि संविधान उसे क्या करता है, रक्षा करता है। तो तुमको तीन ठो विशेषता बता दिए। सबसे पहला, फेडरल में पहला हमारा होना चाहिए क्या, दो या दो से अधिक स्तर की सरकार। दूसरा है क्षेत्राधिकार। और तीसरा हमारा क्या, संवैधानिक गारंटी। और चौथा हमारा कठोर संविधान। कठोर संविधान का मतलब है कि देखो, कठोर संविधान का मतलब है कि मान लो ये मोदी है, कौन है मोदी, मोदी को गुस्सा आ रहा है कि ये झारखंडी वाला बड़ा बदमाश है, सारा पैसा जो है सो हमको चाहिए, तो हम क्यों नहीं इसको बर्खास्त कर दे और हम क्या करें, अपना गुजरात का किसी को लगा दे। तो वह क्या करेगा, वो ना बर्खास्त करने के लिए बोलेगा रुको रुको, संविधान बदमाशी करता है ना, तो हम क्या करेंगे, संविधान को बदल डालेंगे। तो वह क्या करता है, संविधान में संशोधन करेगा। संविधान में क्या करेगा, संशोधन करेगा। और संशोधन कर कर एक नियम को जोड़ेगा। एक नियम को जोड़ेगा, क्या जोड़ेगा, कि आज से झारखंड का मालिक कौन हो गया, तो झारखंड का मालिक लिख देगा कि झारखंड का जितना भी मालिक बनेगा वो सिर्फ और सिर्फ गुजराती ही होना चाहिए। तो सोरेन तो बेचारा ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, उदास हो जाएगा, क्योंकि अब तो कानून बन गया कि गुजराती को मुख्यमंत्री बनेगा, तो गुजराती तो इसको आता नहीं है, तो ये क्या करेगा, रोना चालू कर देगा, ओ अब तो हम नहीं रहेंगे। अब संविधान क्या करेगा, तो देखो ये संविधान है, ठीक है, संविधान लंबा सा एक घूंसा मारेगा पटक पटक करके, किसको, मोदी को। क्यों, बोलेगा अच्छा तुम हमको पुष्पा समझे हो क्या, पुष्पा का मतलब क्या, हमको फ्लावर समझे हो कि जो हम आसानी से बदल जाएंगे। हम फायर हैं, हम कभी नहीं बदलेंगे, यानी कि हम संविधान के रूप में कैसा रहेंगे, कठोर रहेंगे। तेरा मर्जी नहीं चलेगा कि जब चाहेगा संशोधन, जब चाहेगा विशोधन, जब चाहेगा कोई नियम जोड़ दो, जब चाहे कोई नियम तोड़ दो। क्योंकि तुम हमको जब चाहेगा तब जोड़ तोड़ करेगा, तो अपने मर्जी से नियम बनाकर किसी को भी बर्खास्त कर देगा। तो संविधान फ्लावर नहीं है, क्या है, फायर है। वह आसानी से बदलेगा, नहीं बदलेगा। तो जो आसानी से नहीं बदलता उसको क्या बोलते हैं, कठोर। और उसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, रिजिड बोलते हैं। तो यही वजह है कि याद रखना कि फेडरल यानी संघवाद तभी सफल होता है जब वहां का संविधान क्या होता है, काफी ज्यादा कठोर होता है। अभी मोदी कितना प्रयास कर ले, संविधान में संशोधन कर पाता है क्या आसानी से, नहीं न कर पा रहा है, क्योंकि यहाँ का संविधान कठोर है। कठोर का मतलब देखो, हमारे यहाँ मौलिक अधिकार है, कितने तरीके का मौलिक अधिकार है, पढ़ा देंगे, ठीक है। तो मौलिक अधिकार है, तो कोई भी मोदी आए चाहे गोदी आए, कोई भी स्तर की सरकार आए, चाहे केंद्र हो, पंचायत हो, चाहे राज्य हो, उसको वह अकेले नहीं बदल सकती है, अकेले नहीं बदल सकती है। ऐसे बदलावों को लिए दोनों स्तर की सरकारों को क्या चाहिए, सहमति चाहिए। तो मान लो बीजेपी वाला बोलेगा गए झारखंडी हटाओ जी, हम लाएंगे गुजराती, कौन सा लाएंगे, गुजराती। अब बोलता है ना क्या, राज्य सरकार का सहमति होना चाहिए, तो हाँ, झारखंड मुक्ति मोर्चा कभी भी सहमति देगा क्या, नहीं ना देगा। तो नहीं देगा तो यहाँ संविधान हमारा क्या होगा, कठोर। वो तो बदलेगा नहीं, जब नहीं बदलेगा तो मोदी का दाल नहीं गलेगा। तो तुमको चार को विशेषता बता दिए।
अब पांचवा और लास्ट विशेषता देखो, देखते हैं। न्यायपालिका भूमिका, अगर मान लो जज बिक जाए और संविधान में संशोधन को अनुमति दे दे, तब तब तो हमारा देश बर्बाद हो जाएगा, है ना। तो न्यायपालिका की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। न्यायपालिका क्या होता है? तो न्यायपालिका देखो, न्यायपालिका के पास में संविधान की व्याख्या करने की शक्ति होती है। अगर देख केंद्र मान लो ढिसुम ढिसुम करे किसको, राज्य को, यानी लड़ाई झगड़ा चालू हो जाए केंद्र और राज्य में कि नहीं मेरा ताकत ज्यादा, मेरा ताकत ज्यादा, तो वहां पर हस्तक्षेप करेगा कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट एक अंपायर का जैसा काम करेगा, वही फैसला सुनाएगा और वो उसका फैसला हर एक कोई को मानना होगा। और सुप्रीम कोर्ट हमेशा क्या रहता है? तटस्थ रहता है। क्या रहेगा? तटस्थ। तटस्थ का मतलब यह न तो केंद्र का सगा है और न ही यह राज्य का सगा है। ठीक है। जरूरी बिक जाए तो देश बर्बाद हो जाए। कई जगह जुडिशरी को खरीद लिया गया है, बिक गया है, तो देश बर्बाद होता है। अभी अभी हमारे यहाँ भी तो उदाहरण है कि रेल सॉरी जज कहीं का पैसा लेकर गलत फैसला देता है, तो देखो अभी भारत की स्थिति क्या है? बहुत ज्यादा तरक्की कर गया क्या? नहीं ना तरक्की कर रहा। अच्छा, तो बस बस खाली ये वाला टॉपिक खत्म कर लेते हैं, एक ही पेज बचा है, बस यहीं तक है ना। तो तुमने जब कष्ट कर ही लिए हैं, तो एक खत्म कर लेते हैं। देखो यहाँ एग्जाम्पल में, जैसे भारत में जब रेलवे या सेना की बात आती है तो केंद्र सरकार ही निर्णय लेगा, क्योंकि रेलवे और सेना का अधिकार किसको है? केंद्र को है, राज्य सरकार को नहीं है। लेकिन जब पुलिस या खेती किसानी की बात आएगा, तो राज्य सरकार अपना पुलिस रखता है कि नहीं रखता है? केंद्र का पुलिस यहाँ है क्या? नहीं ना है। खेती किसानी काम क्या है? खाली राज्य का ही तो है, केंद्र का मतलब नहीं है। तो यही तो संघवाद का जीता जागता क्या है? उदाहरण है कि रेलवे में राज्य हस्तक्षेप नहीं कर रहा, राज्य का पुलिस पे केंद्र हस्तक्षेप नहीं कर रहा। जैसे अमेरिका का देखो, अमेरिका में राज्य बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली है। वहां राज्य को इतना शक्ति दे दिया संविधान के, राज्य जो है ना अपनी सुरक्षा और अपनी पहचान को रखने के लिए क्या किया? एक साथ आया। अच्छा ठीक है, रूस और कनाडा का देखो, तो ये दुनिया के क्षेत्रफल में बहुत बड़े देश हैं। यहाँ इतनी विविधता है, और यहाँ का एक राज्य दूसरे राज्य से बहुत ज्यादा दूर भी है, कि एक वो शासन करेगा तो संभव नहीं है। इसलिए यहाँ पर क्या रखा गया? संघीय व्यवस्था, कि एक साथ शक्ति को क्या किया? संविधान वहां भी बांटा और यहाँ भी बांटा, वो अपना लोग चला रहा है। तो देखो मुख्य बिंदु में अभी तक हम लोग पहला पार्ट का सारांश में आ जाओ। तो अभी हम लोग संघवाद में क्या पढ़े हैं भैया? तो हमारा संघवाद में, या अच्छा ठीक है, तो संघवाद हमारा क्या कहलाता है? कि संविधान होता है और कम से कम दो या दो से ज्यादा सरकार होना चाहिए, है ना। और सरकार की शक्तियों का बंटवारा कौन करता है? संविधान संविधान। करता है। कौन करता है? संविधान करता है। उसके बाद में एक हमारा न्याय का क्षेत्र होना चाहिए। तीसरा हमारा क्या था विशेषता? संविधान हमारा कठोर होना चाहिए। और चौथा है किसका भूमिका? न्यायपालिका का भूमिका ना, न्यायपालिका स्वतंत्र न होना चाहिए। अच्छा कुछ और छूट रहा होगा तो देख लेना। पांच, पांच तो क्या छूट गया भाई? याद दिलाओ तुम लोग। देखो पांच में क्या छूट गया है? कठोर न्यायपालिका का संवैधानिक गारंटी, ये छूट रहा है कि अपनी मर्जी से राज्य का अधिकार को खत्म नहीं कर सकती है। थर्ड वाला छूट रहा था, है ना। तो देखो, तो अब तुम्हारे पास यही बता दिए यूनिटरी सिस्टम क्या है, वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन और हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन बता दिए है ना। शक्ति का लंबवत विभाजन है। तो शक्ति का लंबवत विभाजन ही क्या है? संघवाद का आधार है। यानी कि संविधान शक्ति तो दे दिया केंद्र को और राज्य को, लेकिन फिर केंद्र अपनी शक्ति किसको बांट रहा है? राज्य को भी बांट रहा है। राज्य किसको बांट रहा है? पंचायत को बांट रहा है। और संघवाद में सत्ता का केंद्रीकरण नहीं होता है, बल्कि क्या होता है? विकेंद्रीकरण होता है। शक्ति बट रही है ना, बढ़ रही है। और संविधान इसमें कौन है? सर्वोच्च है, न कि केंद्र न कि राज्य। तभी ना न्यायपालिका में सुप्रीम कोर्ट लास्ट में फैसला देता है। और दुनिया का अधिकांश जो भी बड़ा देश है वो कौन सा है? परिसंघ यानी संघवाद है। और संघीय शासन व्यवस्था के दो मुख्य उद्देश्य होते हैं। पहला, देश की एकता बचा कर रखो, और क्षेत्रीय विविधता क्या करो? सम्मान करो। यहाँ तक तो हो गया क्लियर तुम लोग का। तो जो समरी है अभी पार्ट 1 का, पार्ट 1 में हमने समझा कि फेडरलिज्म यानी संघवाद क्या? सत्ता के बंटवारे का एक तरीका है, जहां पर केंद्र और राज्य सरकारें अपनी शक्तियों के लिए एक दूसरे के अधीन नहीं होती है, बल्कि संविधान के प्रति क्या होती है? उत्तरदायी होती है। और बांटता कौन है? संविधान ना बांटता है। तो इसके 7 मुख्य लक्षण की शुरुआत किया है, और देखें कि कैसे यहाँ एक एकात्मक शासन से अलग है। जैसे बेल्जियम शुरू में एकात्मक शासन था, बाद में क्या 1993 में संशोधन हुआ, कौन सा हो गया? संघवाद में आ गया। और श्रीलंका में कौन सा? एकात्मक है। तो एकात्मक हमको सिखाया कि शक्ति को बांटने से देश टूटता नहीं बल्कि और मजबूत होता है।
ये तेरा पार्ट वन है, तुमको पता चल गया 15 पार्ट में बांटे हैं, तो एक दिन में एक पार्ट, तो 15 दिन में 15 पार्ट, तो ये चैप्टर 15 दिन में खत्म होगा। और उसी में तेरा कितना घंटा लग गया, 52 मिनट लगा। आज नहीं रुका, उस दिन गलती से कैसे रुक गया।